नमस्कार। आज हम लोग चैप्टर 1 भूगोल का देखने जा रहे हैं। जनसंख्या, जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। तो यहाँ पर जनसंख्या में दो शब्द से मिलकर बना हुआ है जनसंख्या, जन और संख्या। जन बोलने का मतलब क्या होता है? लोग। संख्या बोलने का मतलब कि कितने हैं। ठीक है, कितने का जो उत्तर होता है वो क्या होता है? संख्या होता है हमारा। तो मतलब कि कितने लोग हैं, ठीक है, वो क्या कहला जाएगा? जनसंख्या कहला जाएगा। और यहाँ पर पहला प्रश्न आता है हमारा, जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन कब होगा? जब देखिए, जब हमारा जनसंख्या, लोगों की संख्या क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा। तो जब घटेगा तो उसको क्या बोलेंगे? जनसंख्या ह्रास। जब जनसंख्या में लोगों की बढ़ोतरी होगी तो उसको क्या बोल देंगे? जनसंख्या वृद्धि। अब देखिए, कोई भी चीज़ जो होता है वो क्या होता है? दो समय काल के बीच में जब तुलना करते हैं तब वहाँ से हमें पता चलता है कि बढ़ा या घटा। तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि पूछा गया है, तो मतलब हम लोग दो समय काल लेंगे। मान लीजिए आज समय लिए और दूसरा ले लिए कल का। अब इन दोनों के बीच में देखेंगे जनसंख्या बढ़ रहा है या नहीं, मतलब लोगों का संख्या बढ़ा है या नहीं। यदि लोगों का संख्या बढ़ा तो उसको क्या बोल देंगे? जनसंख्या वृद्धि है। यदि नहीं बढ़ा तो क्या बोल देंगे? जनसंख्या ह्रास है। और बढ़ना और घटना दोनों को क्या बोलते हैं? परिवर्तन बोलते हैं। तो यदि आपसे जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन पूछा जाए तो आपको क्या बोलना है? दो विभिन्न समय बिंदु के मध्य जनसंख्या के होने वाले शुद्ध परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब देखिए, अगला जो है वो क्या है? जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना। यदि पूछेगा कि कितना जनसंख्या बढ़ा, आप ये मुझे वास्तविक मतलब सही सही बताओ, तो आप क्या बताएंगे कि कितना आदमी जन्म लिया। ठीक है, सबसे पहले कि कितना आदमी जन्म लिया, जितना आदमी जन्म लिया उसका संख्या में से आपको किसका संख्या घटा देना है कि कितना आदमी मर गया, जन्म लेने के बाद कितना आदमी मरा, या फिर उस समय काल में कितने आदमी मरे। तो मतलब जन्म माइनस मृत्यु कर देंगे और उसके बाद अप्रवास और उत्प्रवास। अप्रवास प्लस उत्प्रवास मतलब कि जो यहाँ के हैं लेकिन यहाँ पर नहीं है। जैसे मान लीजिए बलचंदा का जनसंख्या, वास्तविक जनसंख्या वृद्धि यदि आपसे पूछा जाए तो आप कैसे बताएंगे? यदि मान लीजिए बलचंदा में 1000 आदमी जन्म लिया आज के दिन और 200 मर गया, तो कितना हो गया? 1000 में से 200 घटा देना है तो 800 आदमी हो गया। प्लस, और मान लीजिए कल के दिन या फिर यहाँ से बलचंदा से 10 आदमी कहाँ पर रह रहा है? दिल्ली में जाकर काम कर रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे? अप्रवास। तो उनको भी जोड़ेंगे तो मतलब 800 प्लस 10 जो दिल्ली में है, तो कितना हो गया जनसंख्या वास्तविक वृद्धि? 810 हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न जो है वो क्या है? श्रम विभागिता, प्रतिभागिता दर। अब देखिए, जहाँ भी आपको दर दिख जाए, जहाँ भी आपको दर, यहाँ पे आप देख रहे होंगे दर आपको दिख गया, तो आप ये समझ जाइएगा कि किससे भाग करने के लिए बोल रहा है आपको? समय से। समय से क्या देना है? भागा देना है। ठीक है, तो आपको परिभाषित करना है यहाँ पे, तो किस प्रकार से करेंगे? कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या के अनुपात को श्रम की प्रतिभागिता दर कहते हैं। अभी देखिए, अनुपात बोला है तो अनुपात मतलब भागा। कुल जनसंख्या मतलब मान लीजिए कुल जनसंख्या कितना है हमारा? वृद्धि कितना हुआ था? 810। ठीक है, कार्यरत जनसंख्या, उसमें काम करने वाला कितना है? यदि मान लीजिए कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, और बूढ़े पुरुष हैं, बूढ़े लोग हैं, तो क्या वो काम करेंगे? नहीं। 810 हमारा बलचंदा का कुल जनसंख्या हो गया, और उसमें से मान लीजिए कि काम कितना आदमी करता है? 400 आदमी काम कर रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे? कुल जनसंख्या 810/4, ये जो है हमारा क्या कहला जाएगा? श्रम की प्रतिभागिता दर कहला जाएगा। दर जब भी कहीं पर आपको दिखे तो सीधी सी बात समझ लेना है, क्या करने के लिए बोल रहा है? भागा करने के लिए बोल रहा है। तो आपको परीक्षा के हिसाब से पढ़ना है अभी, तो बस याद रखना है ये सारा चीज छोटे छोटे रूप में। जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का वितरण किसको बोलेंगे? वितरण मतलब होता है बांटना। तो जनसंख्या को किस हिसाब से हम लोग बांटेंगे? ऐसा तो नहीं है कि 10 आदमी को यहाँ पे भेज दिए, 10 आदमी को वहाँ पे रख दिए, ये समान नहीं है। ये जनसंख्या क्या होता है? वितरित खुद से होता है, क्योंकि जनसंख्या लोगों का कुछ क्या होता है? आवश्यकता होता है, और आवश्यकता अनुसार लोग क्या करते हैं? काम ढूंढते हैं, और काम ढूंढ कर क्या करते हैं? उस काम को करने के लिए जाते हैं। तो तब जनसंख्या जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो यहाँ पे जनसंख्या का वितरण आपसे पूछा है तो आप क्या बताएंगे? जनसंख्या का वितरण का अर्थ है कि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या कैसे वितरित की जाती है। भारत में जनसंख्या वितरण की स्थानिक पैटर्न बहुत असमान है, क्योंकि कुछ क्षेत्र में बहुत कम आबादी वाले हैं और जबकि कुछ क्षेत्र अन्य हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ क्षेत्र में क्या होता है? आबादी कम, बहुत कम जनसंख्या। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जीवन क्या है? कठिन है, तो वहाँ पे लोग कम रहते हैं। जहाँ पर जीवन आसान होता है वहाँ का जनसंख्या क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। जैसे यदि हम लोग बात करें शहर और गाँव का बात लें, तो गाँव में क्या होता है? थोड़ा जीवन कठिन होता है, पैसे कम होते हैं, तो इसलिए लोग क्या होते हैं? शहर में, गाँव में जन्म लेने के बाद भी कहाँ चले जाते हैं? शहर में निवास करते हैं।
क्यों? क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए होते हैं। और शहर में जनसंख्या ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि वहाँ का जीवन क्या है, बहुत ज़्यादा आसान है, आसानी से वहाँ पर जीवन जिया जा सकता है, जिसके कारण लोग जो है अपने आवश्यकता अनुसार स्थान को क्या कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, अब इन राज्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। उच्च जनसंख्या वाला, जनसंख्या के हिसाब से एक पहला कौन सा राज्य हो जाएगा, उच्च जनसंख्या, मतलब कि जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। दूसरा मध्यम जनसंख्या वाले राज्य, जहाँ पर जनसंख्या क्या है, ना ज़्यादा है ना कम है, जैसे हो गया आपका असम हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, केरल हो गया, पंजाब हो गया, गोवा हो गया। और एक हो गया कम जनसंख्या वाला राज्य, जहाँ पर जनसंख्या क्या है, कम है और जनजातीय लोग रहते हैं, मतलब कि वहाँ के लोग जंगल में भी रहते हैं, जैसे जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सभी पूर्वोत्तर मतलब असम वाले क्षेत्र का यदि हम लोग बात करें तो वो क्या हो जाएगा आपका, कम जनसंख्या वाले राज्य और जनजातीय क्षेत्र हो जाएंगे। यदि हम लोग उच्च जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो सबसे पहले हमारा राज्य बिहार भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा पड़ोसी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में के साथ 76% जनसंख्या जो है भारत का इन्हीं राज्यों में रहता है। बोलने का मतलब ये हो गया, 76% बोला गया है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि यदि 100 आदमी है तो 100 आदमी में से 76 आदमी कहाँ का रहने वाला है, इन सारे राज्यों के रहने वाले हैं। जनसंख्या वितरण समझ में आ गया होगा। जनसंख्या वितरण 3 माध्यम में किया गया है। पहला उच्च जनसंख्या वाले राज्य, दूसरा मध्य जनसंख्या वाले राज्य और तीसरा कम जनसंख्या वाले राज्य। अब देखिए अगला जो है पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय युवा नीति क्या है, तो आप क्या बताएंगे, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति 2003 में अपनाया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय युवा नीति के युवा मतलब क्या हो गया, जवान, किसको हम लोग बोलते हैं, 15 साल से लेकर 25 साल या फिर 40 साल तक को मान सकते हैं कि ये क्या है, युवा है। ठीक है, तो युवाओं को किशोरों की चहुमुखी विकास पर बल देने के लिए, मतलब कि उनका चारों ओर क्या हो, सारे क्षेत्रों में विकास हो, उनके लिए भारत सरकार जो है एक नीति लेकर 2003 में आई थी, जिसको क्या बोला गया, राष्ट्रीय युवा नीति बोला गया। ठीक है, और पहला क्या था, युवाओं और किशोरों के चहुमुखी विकास पर बल देना। दूसरा क्या था, उनके गुणों का बेहतर मार्गदर्शन देना ताकि देश के रचनात्मक विकास में वे अपना योगदान दे सकें। ठीक है, तीसरा जो है वो क्या है, उनमें देशभक्ति व उत्तरदायित्व नागरिकता के गुणों को बढ़ाना। ये राष्ट्रीय युवा नीति के मुख्य उद्देश्य थे। 3 उद्देश्य ये आपको याद कर लेना, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप इनका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, आर्थिक बोलने का मतलब रुपया पैसा। ठीक है, कमाई धमाई जो होता है उसकी दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला वर्ग क्या हो गया, मुख्य श्रमिक, दूसरा क्या हो गया, सीमांत श्रमिक और तीसरा क्या हो गया, अश्रमिक। मुख्य श्रमिक किसको बोलेंगे, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता हो। ठीक है, कितने दिन, एक वर्ष में 183 दिन काम करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य श्रमिक। एक वर्ष में कितना दिन होता है, 365 या 366 दिन होता है, जिसमें कि उसको कितना दिन काम करना है, 183 दिन, तो वो मुख्य श्रमिक कहला जाएगा। ठीक है, दूसरा सीमांत श्रमिक हम लोग किसको बोलेंगे, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन से कम दिन काम करता है, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, सीमांत श्रमिक बोलेंगे। ठीक है, अश्रमिक तीसरा जो है, अश्रमिक किसको बोलेंगे, जो व्यक्ति बेरोजगार होता है उसे अश्रमिक कहते हैं, मतलब कि जो कोई काम नहीं करता वो अश्रमिक कहलाएगा। तो मतलब आर्थिक स्तर पर या फिर आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला हो गया आपका मुख्य श्रमिक जो कि 183 दिन काम करता है, दूसरा हो गया सीमांत श्रमिक जो कि 183 दिन से कम काम करता है, और तीसरा हो गया अश्रमिक जो कि कोई काम ही नहीं करता है, बेरोजगार बैठा हुआ है, वो क्या कहला जाएगा, अश्रमिक। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि दर, फिर से यहाँ पे देखिए वृद्धि दर आ गया, तो दर आने का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया क्या होगा, भाग होगा। भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात भी बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समय अवधि में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कह देंगे, जनसंख्या वृद्धि दर। अभी देखिए जितना जनसंख्या बढ़ा है एक समय काल में उसको प्रतिशत में बदलना। अब देखिए प्रतिशत एक नया शब्द आ गया यहाँ पे, प्रतिशत किसको बोलते हैं हम लोग, प्रतिशत कहने का मतलब क्या है, प्रति जोड़ शत, शत मतलब क्या होता है 100, प्रति मतलब क्या होता है प्रत्येक,
प्रत्येक 100 में, यदि मान लीजिए मैंने बताया कि बलचंदा का जनसंख्या कितना बढ़ गया 810, तो अब आपसे पूछा गया कि बताइए 100 में कितना बढ़ा। यदि 100 के हिसाब से कितना बढ़ा, तो 810 बोला है, तो हम लोग मान लेते हैं कि पहले कुल जनसंख्या कितना था। पहले का जनसंख्या मान लिए 1000 था और उसमें 810 बढ़ गया, तो कितना हो गया कुल जनसंख्या 1810 हो गया। तो 1810, तो 810 भागा क्या कर देंगे 1810, गुना क्या करना है आपको 100, तो ये क्या कहला जाएगा जनसंख्या वृद्धि दर कहलाएगा। जब भी वृद्धि दर बोले तो मतलब प्रतिशत 100 में बोला गया है कि 100 में कितना व्यक्ति। तो आप इसको याद रखें, किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समय अवधि में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, मतलब 100 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। एक मिनट पेन देख लेते हैं। ओके, इसमें समझाने की आगे देखिए क्या बोला गया है। भारतीय जनसंख्या वृद्धि की 4 प्रवृत्तियां, कि भारत का जो जनसंख्या बढ़ रहा है वो किस हिसाब से बढ़ रहा है। पहला स्थिर वृद्धि अवधि है, जो कि 1901 से लेकर 1921 तक की अवधि को कहा गया। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, बस यहाँ से लेकर 21 की अवधि तक ये याद रखिएगा कि स्थिर वृद्धि की अवधि कब से कब तक रहा, 1901 से लेकर 1921 तक, मतलब 20 साल रहा। निरंतर वृद्धि की अवधि कब तक रहा, 21 से लेकर 51, मतलब 30 साल रहा। स्थिर वृद्धि दर कब तक रहा, 20 साल रहा। निरंतर वृद्धि की अवधि 30 वर्ष रहा। उसके बाद तीसरा जो है तीव्र वृद्धि की अवधि 51 से लेकर 81 तक रहा, मतलब ये भी 30 साल तक रहा। इस अवधि में भारत की जनसंख्या विस्फोटक की अवधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चौथा घटती वृद्धि की अवधि 1981 से आज तक जनसंख्या क्या हो रहा है, घटते जा रहा है धीरे धीरे। 1981 से वर्तमान तक वैसे तो देश की जनसंख्या में क्या हुआ है, ऊंची दर में वृद्धि हुई है, परंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। विवाह की औसत आयु में वृद्धि कर दिया गया, जो कि पहले शादी विवाह जो होता था वो 16 साल में हो जाता था, अब कर दिया 18 साल पहले किया गया, फिर अब उसके बाद अभी वर्तमान समय में 21 साल कर दिया गया है, जिसके कारण अब लोग लेट से शादी कर रहे हैं, तो जनसंख्या ऑब्वियस सी बात है कम होगा ही होगा। पहले 3-4 साल 5 साल पहले बच्चा हो जाता था, अब 5 साल के बाद बच्चा हो रहा है, तो मतलब जनसंख्या में वृद्धि घटेगा ही घटेगा, मतलब जनसंख्या का ह्रास हो रहा है। ठीक है, ये 4 प्रकार के भारत में जनसंख्या वृद्धि देखा गया है। पहला कौन सा, स्थिर वृद्धि की अवधि, दूसरा निरंतर वृद्धि की अवधि, तीसरा तीव्र वृद्धि की अवधि, चौथा घटती वृद्धि की अवधि। ठीक है, तो आप इसको 4 पॉइंट्स करके लिख सकते हैं, और लिखने का आदत अभी से डाल लीजिए, एग्जाम में लिखने में आसान होगा। ठीक है, ये 4 जनसंख्या वृद्धि दर हुआ। अब जनसंख्या घनत्व बोला जाता है कि मतलब 1 किलोमीटर में कितना लोग रहते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर में जितना लोग रहते हैं वो क्या कहा जाएगा, जनसंख्या घनत्व कहा जाएगा। तो शब्दों में कैसे लिखेंगे, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कि मतलब 1 किलोमीटर लंबाई ले लीजिए, 1 किलोमीटर चौड़ाई ले लीजिए, दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब 1 किलोमीटर स्क्वायर में यदि मान लीजिए 10 आदमी रहता है, तो वो क्या कहला जाएगा, 10 उनका घनत्व कहला जाएगा, जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। ठीक है, 1 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा, किलोमीटर में है ये, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर, इसके अंदर में जितना लोग रहता है वो क्या कहला जाएगा, जनसंख्या घनत्व कहला जाएगा। अब भारत में जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारण क्या है, अब बताएं। अब देखिए कि जनसंख्या को प्रभावित कौन कौन सा कारण करता है। तो सबसे पहले कौन सा कारण करता है, उच्चाव, जनसंख्या के बसाव के लिए मैदान
अधिक उपयुक्त है। यदि किसी भी व्यक्ति को रहना है तो क्या चाहिए, घर बनाना पड़ेगा, घर में रहेगा, और घर बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, जगह ज़मीन चाहिए। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, उपजाऊ मतलब ज़मीन। और ज़मीन जो है लोगों को मिलता नहीं है, जिसके कारण लोग जो है जनसंख्या को क्या करते जा रहे हैं, धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, या फिर जनसंख्या में कमी आ रही है। दूसरा जलवायु, यदि आदमी को रहना है तो आदमी कहाँ पे रहना पसंद करेगा, जहाँ पर उन्हें क्या हो, सारी सुख सुविधाएं मिलता हो। यदि सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलेगा तो क्या वहाँ पर अपना जीवन मनुष्य जो है कल्पना कर सकता है, नहीं कर सकता। जैसे हम लोग पृथ्वी पर अपना जीवन कल्पना कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें सारे प्रकार के सुख सुविधाएँ मिलती है। पानी चाहिए पीने के लिए तो पानी मिलता है, भोजन चाहिए खाने के लिए तो भोजन मिलता है, धूप लगाने के लिए सूर्य का रोशनी चाहिए तो वो मिलता है, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो ठीक उसी प्रकार पृथ्वी का कुछ भाग ऐसे भी हैं जहाँ पर जीवन क्या है, संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि पहाड़ पे आप चले जाइए तो वहाँ पे आपको पानी ही नहीं मिलेगा जल्दी, ठीक है। ठंड पड़ रहा है तो ठंड ही पड़ रहा है, गर्मी पड़ रहा है तो गर्मी ही पड़ रहा है। तो क्या इस प्रकार से आदमी जीवित रह पाएगा, नहीं। तो जलवायु भी क्या बोलेंगे, मायने रखता है। जलवायु जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है हमारा, मरुस्थल मृदा। दूसरा हो गया जलवायु, तीसरा हो गया मृदा। मृदा किस प्रकार से रखता है, मृदा बोलने का मतलब मिट्टी होता है, ठीक है। यदि मिट्टी अच्छा रहेगा तो तब क्या होगा, खेती होगा, और जब खेती होगा तो सबको भोजन प्राप्त होगा। और यदि खेती ही अच्छा से नहीं होगा तो क्या सबको भोजन अच्छे से प्राप्त होगा, नहीं। तो फिर जीवन संभव है क्या, पृथ्वी पर नहीं है संभव। तो जीवन संभव कहाँ पर होगा, जहाँ पर मिट्टी क्या हो, अच्छा हो। चौथा पॉइंट जो है क्या बोलेंगे, जल की उपलब्धता। यदि जल है तो हम लोग अच्छे से जी पाएंगे, क्योंकि पीने के लिए पानी चाहिए, और पीने के लिए पानी जब नहीं रहेगा तो हमारा जीवन संभव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर जल की उपलब्धता होता है तो वहाँ पे बसावट को आकर्षित करता है, मतलब कि वहाँ लोग जाकर बसते हैं। तो आप देख सकते हैं जितना भी बड़ा शहर है वो क्या किसी नदी के किनारे ही बसा हुआ है, क्योंकि नदी के किनारे जब बसा हुआ रहेगा तभी उनको पानी मिलेगा। और यदि नदी के किनारे नहीं बसा हुआ रहेगा, कि यदि कहीं दूर बसा हुआ रहेगा तो उसको यदि पानी नहीं मिलेगा तो वहाँ पे जीवन संभव भी नहीं है। आप दिल्ली का लीजिए तो दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। पटना लीजिए तो पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कलकत्ता तो कलकत्ता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। मुंबई तो समुद्र के किनारे बसा हुआ है। तो मतलब आप जो भी बड़े बड़े शहर का नाम लीजिएगा तो सारा बड़ा शहर किसी न किसी नदी के किनारे बसा होता है, जहाँ पर जल जो है आसानी से उपलब्ध होता है। अब अगला टॉपिक जो है हमारा पहला चैप्टर का, भारत में जनसंख्या के घनत्व को स्थानिक वितरण की विवेचना। इसको हटाते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। चलिए देख लेते हम लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में यदि जनसंख्या के घनत्व को देखा जाए तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि 2011 में यदि हम लोग देखेंगे तो 1 किलोमीटर के अंदर में कितना आदमी रहता था, 382 आदमी रहता था, ठीक है। राज्य स्तर पर जनसंख्या के घनत्व में भी बहुत विषमताएं पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति मात्र 1 किलोमीटर के अंदर में मात्र 17 व्यक्ति रहता है, जबकि बिहार में 1 किलोमीटर के अंदर में कितना 1106 व्यक्ति रहता है, ठीक है। जैसे आप बलचंदा कहीं ले लीजिए तो लगभग 800 से 700 से 800 व्यक्ति जो है 1 किलोमीटर के अंदर में रहता होगा, ठीक है। तो ये घनत्व कहला जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों की यदि हम लोग बात करें तो दिल्ली का घनत्व सबसे अधिक 11,320 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर के अंदर में 11,320 व्यक्ति रहता था 2011 के जनगणना के अनुसार। यदि हम लोग प्रायद्वीपों की बात करें, भारत में केरल राज्य का घनत्व जो है सबसे अधिक रहा है 860। इसके बाद तमिलनाडु 555 दूसरा स्थान पर रहा है। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। यदि भाषा परिवार को यदि हम लोग भारत में बात करें तो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन, भारतीय और यूरोपीय आए। दूसरा जो है भाषा कौन सा है, द्रविड़ है। तीसरा जो है ऑस्ट्रिक है, और चौथा जो है चीन और तिब्बत है। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन, भारतीय, यूरोपीय। दूसरा यूरोपीय इसलिए क्योंकि अंग्रेज जो हम लोगों पर शासन करके गए तो वो अपना भाषा हम लोगों पर दे कर गए हैं, ठीक है। तो हम लोग कौन सा भाषा, अंग्रेजी का भी प्रयोग करते हैं, तो इसलिए ये यूरोपीय भाषा हो गया। तो भारतीय यूरोपीय बोलेंगे, द्रविड़ बोलेंगे, ऑस्ट्रिक बोलेंगे, चीन और तिब्बत बोलेंगे। भाषा परिवार की विशेषताएं। अब चलिए यहाँ पे देखिए, भारतीय यूरोपीय
को हम लोग क्या बोला गया है, आर्य बोला गया है। ठीक है, कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 भाग जो है आर्य भाषाएं बोलता है। ठीक है, जिसमें हिंदी आ गया, इंग्लिश आ गया, संस्कृत आ गया। ठीक है, इस परिवार की भाषाओं में सकेंद्रण उत्तरी भारत में है, इसमें हिंदी क्या है, मुख्य भाषा है। ठीक है, हिंदी किस में आ जाएगा, भारतीय, यूरोपीय या फिर आर्य भाषा आ जाएगा। अब यदि हम लोग द्रविड़ भाषा की बात करें तो द्रविड़ भाषा परिवार कुल जनसंख्या का लगभग 5वां भाग बोलने का मतलब ये है कि जितना जनसंख्या है उसको 5 भागों में क्या करो, बांटो, 5 बराबर हिस्सों में बांट लीजिए। जैसे मान लीजिए ये है गोल है, ये पूरा जनसंख्या है, इसको 5 टुकड़ों में बांटना है। 4 टुकड़ा हो गया और ये 5, और इसका एक टुकड़ा जो है सिर्फ कौन सा भाषा बोलता है, द्रविड़ भाषा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1/5, 1/5 बोलते हैं, क्योंकि कुल कितना हिस्सा बांटा गया, 5, 1 2 3 4 5, और उसमें कितना बोला जा रहा है, एक ही घर को रंगे हैं, तो ये क्या कहा जाएगा, 1/5। तो कुल संख्या का 1/5 भाग ही क्या होता है, तो आपका ये द्रविड़ भाषा परिवार से है। और इस परिवार की भाषाएं मुख्यतः क्या है, प्रायद्वीपीय पठार, छोटा पठार क्षेत्रों में बोली जाती है। जैसे कि इस परिवार में आ गया आपका तेलुगु आ गया, तमिल आ गया, कन्नड़ आ गया, मलयालम आ गया, मुख्य भाषाएं ये हो गया। जैसे आप साउथ का फिल्म देखते हैं, दक्षिण भारत का साउथ इंडियन मूवी, तो वो क्या है आपका द्रविड़ भाषा होती है। देश की जनसंख्या में किशोरों की क्या योगदान है, किशोर बोलने का मतलब बच्चों का क्या योगदान है। देखिए 10 से 19 वर्ष के आयु के लोगों को किशोर कहते हैं। कितना से कितना तक, 10 से 19 वर्ष के जो बच्चे हैं वो किशोर कहलाएंगे। किशोर जनसंख्या के मूल्य अत्यधिक है। ठीक है, भविष्य में उनसे आशाएं होती है कि इन पर देश का विकास और उन्नति का निर्भर होती है। ठीक, जैसे जैसे जितना ज़्यादा किशोर रहेगा उतना ज़्यादा उस देश के लिए क्या है, मुनाफा है, क्योंकि वो किशोर कल जाकर क्या होगा, बड़ा होगा। तो बड़ा जब होगा, जब वो काम करेगा, पैसे कमाएगा, तो उससे किसका विकास होगा, उनका परिवार का विकास होगा। उनका परिवार का जब विकास होगा तो गांव का विकास होगा, गांव का विकास होगा तो जिला, जिला का विकास से राज्य, राज्य का विकास से देश। तो मतलब जितना कम उम्र के बच्चे हैं तो उनसे ये आशा किया जाता है वो भविष्य के क्या है, करता धरता है, कल जाकर वो समाज का मार्गदर्शक बनेंगे। ठीक है, और समाज को आगे लेकर चलेंगे। अब देखिए किशोरों के मार्गदर्शन के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदम, सरकार जो है बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। तो राष्ट्रीय युवा नीति लेकर आए 2003 के अंतर्गत युवाओं के चौमुखी विकास पर बल दिया गया है। देशभक्तियों, उत्तरदायित्व, नागरिकों की गुणों का विकास करना और युवाओं की प्रभावी सहभागिता एवं सुयोग्य नेतृत्व के संदर्भ में उनको सशक्त बनाना, मतलब कि उनको मजबूत करना। महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण पर बल दिया गया है। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों में स्त्री की कम प्रतिभागिता के कारण, अब देखिए आर्थिक गतिविधि में स्त्री जो है कम भाग लेती है। आर्थिक बोलने का मतलब कि रुपया पैसा कमाने के टाइम पे लड़की बहुत ज़्यादा कम भाग लेती है। जब कम भाग लेती है तो मतलब यदि मान लीजिए 10 आदमी है घर में और वहाँ पे आपका 5 आदमी ही कमा रहा है, और कोई एक ऐसा घर है जहाँ पर 10 आदमी है, 10 आदमी ही कमा रहा है, 10 आदमी कमा रहा है, तो कौन सा घर ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा, जहाँ पर 10 आदमी कमा रहा है वो ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा, और जहाँ पे 5 आदमी कमा रहा है वो क्या होगा, कम प्रोग्रेस करेगा। तो यहाँ पे भारत का जो संस्कृति रहा है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, जो महिलाएं होती है उनको काम करने से रोका जाता है, उनको घर का काम ही सिर्फ करने के लिए दिया जाता है और बाहर के काम करने के लिए नहीं दिया जाता है, जिसके कारण आधा जनसंख्या जो है घर पे बैठा रह जाता है। तो आधा, एक परिवार का आधा विकास तो उनके घर पर बैठा हुआ है, तो मतलब वो परिवार ज़्यादा विकास कर पाएगा, ऑब्वियस सी बात है नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका आधा जनसंख्या घर पर बैठा हुआ है। तो इसके लिए सरकार जो है क्या किया है, स्त्री को मजबूत करने के लिए संयुक्त परिवार, निम्न सामाजिक व शैक्षणिक स्तर, बारंबारता, शिशु जन्म और रोजगार के सीमित अवसर क्या करने का प्रयास किए, प्रदान करने का प्रयास किए। आर्थिक गतिविधियों में स्त्री की कम प्रतिभागिता के कारण, कम औरत जो है भाग लेती है, क्यों लेती है, संयुक्त परिवार रहता है। जब संयुक्त परिवार रहता है तो वो सारे परिवार के क्या देखते हैं, कामकाज को देखते हैं, जिसके कारण पूरा कार्य करने में ही उनका समय क्या हो जाता है, पूरा समाप्त हो जाता है। निम्न सामाजिक और शैक्षिक स्तर, जो महिलाएं होती है ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, जिसके कारण वो अच्छा काम, बड़ा काम नहीं कर पाती है, उच्च स्तर तक नहीं पहुंच पाती है। बारंबार शिशु जन्म, और एक ये भी कारण है कि महिलाएं जो है गांव या फिर भारत के अंदर में
3 बच्चा 4 बच्चे को जन्म देते हैं, जिसके कारण वो बार बार जब शिशु को जन्म देती है तो मतलब एक बार जन्म देने में 1 साल गया, बच्चे को पालने में 1 साल गया, तो मतलब 2 साल जो है उनका प्रत्येक बार गया। यदि कोई महिला जो है 5 बच्चे को जन्म देती है तो 5 दूनी 10 साल, तो 10 साल तो वो बच्चे को ही पालने में लगा दिया, तो फिर उसके बाद वो काम कब करेगी, ठीक है। जिसके कारण महिलाओं का क्या कि आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी जो है कम हो जाता है। चौथा कारण जो है रोजगार के सीमित अवसर, और महिलाओं के लिए जो है रोजगार भी क्या है, सीमित है, बहुत ज़्यादा रोजगार भी उनके लिए नहीं है, जिनके कारण महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में प्रतिभागी नहीं बन पाते हैं। अब देखिए समाज के समक्ष किशोरों की 4 मुख्य चुनौतियाँ। किशोर जो छोटे बच्चे हैं 10 से 19 साल के बच्चे हैं, उसके लिए कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। सबसे पहला चुनौतियाँ निरक्षरता, मतलब कि अधिकतर किशोर वर्ग विशेषतः स्त्रियां निरक्षर रहती है, पढ़ी लिखी नहीं रहती है। निरक्षरता सबसे बड़ा समस्या है। दूसरा है औसत दुरुपयोग, अधिकतर किशोर शिक्षा पूरी किए बिना ही क्या करते हैं, विद्यालय छोड़ देते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, और औसत या मदिरापान मतलब कि शराब नशा के रास्ते पे चले जाते हैं, जिसके कारण वो भटक जाते हैं रास्ता कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विवाह की निम्न आयु, कम उम्र में क्या कर दिया जाता है, लड़कियों की विवाह कर दिया जाता है, तो जिसके कारण महिलाएं जो पढ़ नहीं पाती है। समुचित मार्गदर्शन का अभाव, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मार्गदर्शन सही तरीके से नहीं हो पाता है। उनके माता पिता यदि पढ़े लिखे नहीं है तो वो अपने बच्चे को भी नहीं बता पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और जिसके कारण पूरे देश और समाज को उनका नुकसान भरना पड़ता है, ठीक है। समुचित मार्गदर्शन नहीं हो पाता है बच्चों का। अन्य चुनौतियाँ क्या हो गया, जैसे किसी को HIV हो गया, HIV की बीमारी रह गया, एड्स हो गया, किशोरी माताओं में उच्च मातृ मृत्यु दर की आदि, जैसे मान लीजिए जब बच्चा जन्म लिया उसी वक्त यदि माँ मर गया, यहाँ भी समस्याएं हो जाती है। या फिर किसी के गार्जियन मर गए, कोई एक्सीडेंट में पिता मर गए, तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा समस्या जो आता है वो किशोर को ही आता है, छोटे बच्चों को ही आता है। यदि किसी के भी माँ बाप को किसी भी प्रकार का समस्या आता है तो सबसे पहले जो चुनौती जीवन खराब होता है वो उनके बच्चे का खराब होता है, ठीक है। अब भारत के आयु पिरामिड की विशेषता, अब देखिए उच्च आयु वर्ग में पिरामिड संकरा है, मतलब कि जहाँ पर उच्च आयु के लोग जो है भारत में क्या है, कम है। 22% जनसंख्या 50 वर्ष की आयु तक पहुँच पाती है, ठीक है। 50 वर्ष की आयु तक जो है भारत की जनसंख्या कितना है, मात्र 22। यदि 100 लोग हैं तो 100 में 22 लोग ही मात्र क्या है, 50 तक की उम्र के हैं। 60 वर्ष की आयु तक के लोगों की जनसंख्या कितना है, 12% मात्र है, मतलब कि 60 उम्र जिनका हो चुका है भारत में कितने, यदि 100 लोग ले रहे हैं तो 100 में कितने लोग हैं, 12 लोग ही हैं। और 40 से 49 वर्ष के बीच वर्ग में 10% जनसंख्या पाई जाती है। यदि जिनका उम्र 40 से लेकर 49 साल का उम्र है वो यदि देखा जाए 100 में तो कुल कितने हैं, 10 ही व्यक्ति हैं। वैसा भारत में लिंग अनुपात घटने के 4 कारण बताइए। यदि पूछा जाए कि समाज में लिंग अनुपात कम होता जा रहा है तो इसका 4 कारण क्या है। लिंग अनुपात कहने का मतलब ये कि 1000 लड़का में लड़की की जनसंख्या कितना है। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि चारों ओर जो है आदमी को क्या चाहिए, सिर्फ लड़का चाहिए, सिर्फ लड़की किसी को चाहिए नहीं, लेकिन शादी करवाने के टाइम पे लड़की ही चाहिए होता है। तो यहाँ पर देखिए अब लड़की की जनसंख्या क्यों कम होते जा रही है, तो सबसे पहला जो कारण है वो क्या है, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का जन्म में को क्या किया जाता है, प्राथमिकता दिया जाता है, कि मतलब सबको क्या चाहिए, लड़का चाहिए, लड़की किसी को नहीं चाहिए। दूसरा कन्या भ्रूण हत्या, जब लड़की पेट में ही रहती है तो उसी टाइम पे उनके माँ बाप क्या करते हैं, उनकी मौत कर मार देते हैं, उनको किसी न किसी प्रकार का दवाई दे देते हैं, या फिर उनका जाकर सर्जरी करवा कर उनका क्या कर दिया जाता है, यदि लड़की रहती है पहले पता करके उनको मार दिया जाता है, जन्म लेने से पहले ही वो पृथ्वी से गायब। तीसरा कुपोषण के कारण बाल्यावस्था में ही कन्या शिशु की मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जो पुराने सोच के लोग होते हैं, वो आज भी जो है लड़का को जो है ज़्यादा महत्व देते हैं और लड़की को कम महत्व देते हैं। तो जिसके कारण जो महिला होती है, जो लड़की होती है, उनके खान पान पर भी क्या दिया जाता है, कम ध्यान दिया जाता है। यदि मान लीजिए एक परिवार में 2 बच्चे जन्म लिए, एक लड़का और एक लड़की, तो वहीं पे जो लड़का है, लड़का को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है खाने पीने हर एक चीज़ पर, कपड़ा लत्ता पर, और वहीं पर जो लड़की है उस पर कम ध्यान दिया जाता है। वो जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, लेकिन उनको कुछ भी बाहर से अलग से कुछ खाने पीने को नहीं दिया जाता है, जिसके कारण बाल अवस्था में ही जो शिशु होता है वो कमज़ोर होने के कारण क्या हो जाता है, मौत हो जाती है।
ठीक है। तो यह एक प्रकार का अन्याय ही है और ये समाज के लोगों के ही द्वारा किया जाता है और वो हमारे बीच के ही होते हैं, ठीक है। और चौथा कारण जो है भारत में लिंग अनुपात घटने का, वो चौथा कारण क्या है, समाज में स्त्रियों को कम सम्मान प्राप्त होना, ठीक है। जो महिलाएं होती हैं उनको कम मान सम्मान दिया जाता है और पुरुषों को ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है। ज़्यादा पूछ किया जाता है पुरुषों का और महिलाओं का कम, और ऐसा माना जाता है कि महिला के पास दिमाग ही नहीं है, जबकि वास्तविकता ये है कि सबसे ज़्यादा दिमाग किसके पास होता है, महिलाएं के पास होती है, ठीक है। मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे अच्छा मैनेजमेंट महिलाएं कर सकती है एक लड़का की अपेक्षा, लेकिन फिर भी समाज में इनको कोई सम्मान नहीं दिया जाता है और उन्हें बकलोल साबित किया जाता है, ठीक है। उनके स्वास्थ्य व पोषण पर ध्यान न दिया जाना, और जो महिलाएं होती है उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं देता है उतना ज़्यादा कि ठीक है तबीयत खराब हुआ तो आसपास में गोली लेकर खा लो, ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये सब कारण रहा जिनके कारण भारत में जो है आज लड़कियों की जनसंख्या कम होती जा रही है और लड़कों का जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, और एक समय ऐसा आएगा सिर्फ लड़का ही रहेगा और फिर लड़की नहीं रहेगी। तो आज का इस भूगोल का ये पहला चैप्टर ख़त्म हुआ, और इसको आप लिखने का कोशिश करेंगे पॉइंट वाइज ताकि आप एग्ज़ाम में लिख पाएँ। ये 4-5 है, आप इन मुख्य बिंदु को यदि आप याद रखते हैं तो एग्ज़ाम में इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।